फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में, और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में है? तो एम्पिरिकल फार्मूला हम लोगों को उसका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। किसी भी एटम का मॉलिक्यूल में जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसी को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है ना? तो पिछले क्लास में हम आप लोग से इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कराए थे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला हमारा चल रहा था। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। समझिएगा एकदम आराम से, और बहुत ही आसान टॉपिक है, एकदम ध्यान देना है सभी लोग को। जिनको भी ना समझ में आए आप लोग क्लास के बाद बात कर लीजिएगा, या फिर इसका वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है ना? और क्लास ना समझ में आए तो आप लोग बात कीजिएगा, क्योंकि देखिए रिवीजन नहीं करते हो, ये बहुत बड़ा दिक्कत है आप लोग का। क्लास करते हो, खाली रिवीजन करने का नाम नहीं जानते हो। तो अगर क्लास ना समझ में आए तो आप लोग रिवीजन किया कीजिए, और रिवीजन करने के बाद जो भी डाउट्स है वगैरह है पूछा करो। एक बार आप लोग लय पकड़ लोगे ना तो फिर कहना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और आप लोग कहीं के लड़कों से कम नहीं रहेंगे या लड़कियों से कम नहीं रहेंगे, अगर आप सारी बात को मानते हुए पढ़ाई कीजिएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी बातें हम बोले क्लास में उस बात को ध्यान दीजिएगा। इतना आपको मेहनत मतलब पढ़ा दिया जाता है कि आप कहीं के स्टूडेंट से कम नहीं रहिएगा। आपको ये फील नहीं होगा कि आप आरा में पढ़ रहे हैं। इसलिए एकदम ध्यान से बात मानते हुए पढ़ाई कीजिए। तो चलिए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग को क्या बताता था? मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता था कि किसी मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम है और उनके नंबर क्या क्या है। ठीक है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बताता था। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मॉलिक्यूल, अबाउट एनी मॉलिक्यूल। ठीक है? और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग को सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम बताता है। ठीक है ना? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, ये बताता है हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब जो एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो तुम ले लोगे वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं एक बार और कि इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं। देखिए जी, जैसे मान लो कि तुम्हारा H2O है, तो H2O जो है वाटर का मोलिकुलर फार्मूला है, MF ऑफ वाटर, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ वाटर। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? वाटर में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 रेशियो है इसका। तो ये जो इसका मोलिकुलर फार्मूला है यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी कहलाएगा। ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कहीं कटने वाला है तो उसको कटाएंगे हम लोग। जैसे मान लो C2H6 है, ठीक है ना? C2H6, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के एटम है, ये 2 एटम और इसके 6 एटम है। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए और इसको भी हम 2 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि मेरे को सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए था। ये जो फार्मूला है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इसका एम्पिरिकल हमको अगर बनाना है, बोलो जी। CH3। हाँ बिल्कुल, मैसेज कर दीजिए, हम देख लेंगे आपका आंसर। तो देखो बाबू, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आसान सी चीज़ें चल रही हैं अभी और थोड़ा टाइम जल्दी करेंगे हम लोग। तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, तो 1:3 हो जाएगा बाबू। कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3। तो ये जो फार्मूला हो गया ना, इसको हम लोग इम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। तो CH3 इज द इम्पिरिकल फार्मूला ऑफ C2H6। तो किसी भी कंपाउंड का आप आसानी से इम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना?
इसी तरह मान लो C2H4 दिया गया, तो C2H4 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इथीन का। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला लोगे तो कार्बन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो 2:4 होगा, और रेशियो जो लिए तो 1:2 आया। अब बताओ, इसका मतलब कार्बन का नंबर 1 और हाइड्रोजन का नंबर 2, तो CH2 हो गया। ठीक है जी। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का इम्पिरिकल फार्मूला आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये है CH3COOH है, ये एसिटिक एसिड है। इसका आपसे पूछा जा रहा है कि एसिटिक एसिड का ये कौन सा फार्मूला है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसका अगर तुमसे एम्पिरिकल फार्मूला पूछा जाए तो क्या होगा? तो C2H4O2 है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आया। देखो, कार्बन 1 और 1 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 और 1 4 हो गए, और दोनों ऑक्सीजन 2 हो गया। तो C2H4O2 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा? तो कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। तो सिंपलेस्ट करना है तो इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, तो अब बताओ क्या मिलेगा हमको? तो 2:2 कट गया, 2:2 कट गया, 2:4 कट गया, तो 1:1 आ गया। मतलब कार्बन का 1 नंबर, हाइड्रोजन का 2 नंबर, ऑक्सीजन का 1 नंबर। तो CH2O जो हुआ वो इम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा एटम्स का वो तुम्हारा इम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा, और जो एग्जैक्ट नंबर है वो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो इस तरह से हम लोग आराम से एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पे हम देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में आखिर में रिलेशन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब एकदम ध्यान से समझना बाबू तू लोग, बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे देखो लोग, मान लो तुमको मैंने एक कंपाउंड दिया ग्लूकोज का, C6H12O6, ये तुम्हारा ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज का क्या है? MF लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला समझिएगा। और इसका जब इम्पिरिकल निकालना होगा तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन का नंबर 6, इसका 12, इसका 6। तो सबसे सिंपलेस्ट किससे डिवाइड करने से होगा? तो सबसे सिंपलेस्ट 6 से डिवाइड करने से आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार में, ये 2 बार में, ये एक बार में। यानी CH2O जो हुआ वो इसका इम्पिरिकल फार्मूला हो गया। ठीक है, ये इसका इम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अब देखिए जी, जरा इसका मास निकालते हैं। तो बताओ बाबू, कार्बन का मास कितना हो गया? 12 × 6, हाइड्रोजन का 1 × 12, ऑक्सीजन का 16 × 6, तो 72 + 12 + 96, तो ये आपका आ गया 180। तो ये मॉलिक्यूलर मास निकाला हमने, मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पे इसका मास जो निकालेंगे तो वो इम्पिरिकल मास कहलाएगा। तो 12 + 2 + 16, तो यहाँ पे आपका आ गया 30 आ गया। तो 30 जो आया ये इसका इम्पिरिकल मास कहलाता है। ठीक है, एम्पिरिकल मास। तो एक बात बताओ कि CH2O में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा? तो तुम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू इम्पिरिकल फार्मूला। और ये N क्या है जरा समझिएगा, आराम से समझिए। N का वैल्यू जो आएगा
हाँ 6 बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने 6 बताया है। हाँ बोलो पूजा। सर एन तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर और कॉमन फैक्टर है, या फिर इंटीजर जिसको हम 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन एन आएगा कैसे वो हम बता रहे हैं। तो एन लाने का तरीका ये होता है कि मॉलिक्यूलर मास को आप डिवाइड कर दीजिए इम्पिरिकल मास से। मॉलिक्यूलर मास को हम लोग डिवाइड करेंगे इम्पिरिकल मास से, ठीक है। तो अब बताओ जरा, यहाँ पे तुम लोग खुद एक दिमाग लगाओ कि CH2O में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला नंबर ग्लूकोज का फॉर्मूला आ जाए। तो तुम देखो, अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हो CH2O को तो कार्बन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो देखो ये नंबर 6 है जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल रहा है। यानी जो रिलेशन मैंने लिखा है बिल्कुल ठीक है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, सॉरी इम्पिरिकल फार्मूला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। तो आखिर वो नंबर एन है क्या, वो कैसे निकलेगा। तो मॉलिक्यूलर मास मेरा कितना आया है, 180 आया है। इम्पिरिकल मास मेरा कितना आया है, 30 आया है। तो इससे मैंने डिवाइड कर दिया तो तुम देख सकते हो कि 6 आ गया, और हमने वो नंबर 6 चूज कर लिया था पहले ही। तो ये दोनों फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा कि अगर एन आपको निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से, तो आपका एन आएगा। और एन पता चलते ही एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए आप लोग। चलिए, कोई डाउट नहीं है किसी के मन में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। C2H2 ये एसिटिलीन होता है, तो ये इसका MF है ना। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो क्या आएगा बताओ। तो बोलोगे कि कार्बन हाइड्रोजन है, दो दो नंबर है, तो इसका सिंपलेस्ट करना है तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 1, तो C एक आया और H एक आया। तो ये इम्पिरिकल फार्मूला हो गया, इम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो एम्पिरिकल फार्मूला, और जो तुम जानते हो वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दोनों में किससे मल्टीप्लाई करें। वैसे तो तुम लोगों को देख के ही आइडिया लग जा रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 आएगा कैसे जरा देखते हैं। तो 12 × 2 + 1 × 2, तो टोटल जोड़ के 26 आ गया। और यहाँ पे मास जब निकाला गया तो 12 और 1 13 आ गया। तो एन का क्या वैल्यू होता है, 26/13। तो देख सकते हो कि ये 2 वैसे भी आ रहा है। तो एन का वैल्यू निकालना है तो आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। मास, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर दोगे तो आपका एन का वैल्यू आएगा। और अगर एमएफ निकालना है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो एम्पिरिकल फार्मूला में, तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो आसानी से एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी तरह की कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। अगर नहीं समस्या है तो फिर हम लोग चलेंगे आगे। एक और तरीके से आपको हम बताएंगे कि अगर परसेंटेज दिया हुआ है, एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहता है और इम्पिरिकल फार्मूला पूछा जाता है, तो वो हम एक तरीके से आपको सिखाएंगे। H2SO4 का क्या होगा। ठीक है, गिव क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है चलो। देखो बाबू, H2SO4 का एक बच्चे ने पूछा है, तो मैंने कल डिस्कस भी शायद किया था। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला अगर निकालना है तुम्हें तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के नंबर देखो। ये 2 है और 1 है और ये 4 है। क्या तुम इन तीनों को सिंपलेस्ट कर सकते हो, किसी एक नंबर से डिवाइड करो जिससे कि ये और सिंपल बन जाए। तो 1 से ज़्यादा सिंपल कोई चीज़ नहीं हो सकता है। तो तुम किसी नंबर से डिवाइड करके इनको नंबर में नहीं बदल सकते हो, सिंपलेस्ट नंबर में चेंज नहीं कर सकते हो। इन दोनों को कर सकते हो, 2 4 को,
लेकिन एक को सिंपलेस्ट नहीं किया जा सकता, एक से सिंपल कुछ नहीं होता है। यानी 214 जो है ये सिंपलेस्ट रेशियो है, और अगर ये सबसे सिंपलेस्ट है तो इसका मतलब यही तुम्हारा इम्पिरिकल फार्मूला है। तो मतलब इसका यही रह गया इम्पिरिकल फार्मूला। तो इसका एन का वैल्यू कितना आएगा? एन का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब एक और तरीके से आप लोग को हम सिखाते हैं कि कैसे हम लोग निकाल पाएंगे इम्पिरिकल फार्मूला। तो कैलकुलेशन ऑफ इम्पिरिकल फार्मूला, कैलकुलेशन ऑफ इम्पिरिकल फार्मूला, if percentage of elements are given, if percentage of elements are given, एलिमेंट्स का अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे मान लो कि कार्बन का 48% दिया है, हाइड्रोजन का 10% दिया है, और नाइट्रोजन का 42% दिया है, और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट इम्पिरिकल फार्मूला, कैलकुलेट इम्पिरिकल फार्मूला। तो देखो जी, अगर आपको इस तरह का, अच्छा जोड़ के देख लो, 100 आना चाहिए परसेंटेज में, ही नहीं कि 100 से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो झमेला हो जाएगा। तो तीनों का परसेंटेज दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट स्टेप में, कि जो भी परसेंटेज दिया है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो कार्बन 48 दिया है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन 10 दिया है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे। नाइट्रोजन 42 दिया है, इसको 14 से डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर परसेंटेज दिया है तो आपको इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे आपका 10 आ गया, और यहाँ पे आपका 3 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सबसे सिंपलेस्ट है। ठीक है ना, और नहीं तो अगर आप इसको और सिंपलेस्ट करना चाहते हो तो इनको किससे डिवाइड करोगे? तो ये तो सिंपलेस्ट है, इसको और कोई बाई 3, यहाँ करेंगे 10/3, और यहाँ करेंगे 3/3। तो देखो जी, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये 1 आ गया, यहाँ पे ये तुम्हारा 3.33 आ गया, और यहाँ पे तुम्हारा 1.33 आ गया। तो अगर चाहो तो तुम ले सकते हो, ये 1 के करीब है तो इसको 1 ले सकते हो, ये 3 के करीब है तो इसको 3 ले सकते हो, और फिर ये 1 के करीब है तो इसको 1 ले सकते हो। तो देखो, इस तरह से चाहे तो इसको और लिख सकते हैं, CH3N अप्रोक्स में 1 मान रहा है, 3.33 को अप्रोक्स में ये 3 मान रहा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो होल नंबर रेशियो चाहिए। देखिए जी, कार्बन का परसेंटेज इस बार दिया है, क्वेश्चन दूसरा है। आप लोग फटाक से आंसर बोलिएगा। 39% है, हाइड्रोजन का 7% है, ऑक्सीजन का 53% है। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, 1 मिनट का टाइम दे रहा है, बताइए। अब इसमें हम करते क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इसके मास को सबसे पहले डिवाइड करो। तो 39 को 12 से डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन को 1 से डिवाइड करेंगे, और ऑक्सीजन को 16 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने पे क्या क्या आएगा जरा बताइए। ये तो 7 ही रह जाएगा, ये 3.25 आता है,
और ये लगभग तुम्हारा 3.33 आता है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये तुम्हारा डिवाइड करने पे जो आया है नंबर, इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे सबसे छोटे से। तो सबसे छोटा इसमें 3.25 है, तो 3.25 को हम लोग 3.25 से डिवाइड किए, तो ये तो 1 रह जाएगा। 7/3.25, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आप इसको 2 मान लीजिए क्योंकि हमको होल नंबर चाहिए। और 3.33 को भी आपने डिवाइड किया 3.25 से, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो लगभग में हम इसको 1 मान लेंगे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया बताओ? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो ध्यान रखना इस बात को। तो पहला स्टेप में इसके मास से डिवाइड करो, इसके बाद जो छोटा है उस छोटे से सबको डिवाइड करो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ गए लोग? तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन आपको हम देने जा रहे हैं और आपको बनाना होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम एक काम कर दिए होते, मॉलिक्यूलर वेट दे दिए होते, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 60 दे दिए हैं मान लो, और तुमसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या करोगे? चलिए, मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपके हेल्प के लिए दे दिया है, और आपसे मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा हूँ। CH2 अप्रोक्स नहीं है ये, मतलब अप्रोक्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब है, तो इतना चलता है, इतना चलेगा, और एग्जाम में इतना तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3.33 और 3.25 में बहुत ज़्यादा फर्क थोड़ी है, थोड़ा सा फर्क चलता है, उतना लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे दूर तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि इसमें हमको सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए होल नंबर का। तो चलिए बाबू, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया गया रहता, तो सबसे पहले तुम एक बात बताओ कि मॉलिक्यूलर वेट तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो फिर क्या करोगे? इंपिरिकल मास निकाल लोगे क्या? मॉलिक्यूलर मास पता है, इंपिरिकल मास अगर निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा बताओ? 12 + 2 + 16, तो ये 30 आ गया, और ये 30 जो आया है वो कौन सा मास है? ये इंपिरिकल मास है। तो चलो, तुमने इंपिरिकल मास निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन ने दे रखा है, फटाक से n निकाल लो। तो लिखोगे n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास। तो ऊपर में 60 रहेगा और नीचे में 30 रहेगा, तो 60/30, ये तुम्हारा 2 आ गया। अब जैसे तुमने n निकाला तो बस मॉलिक्यूलर फार्मूला का रास्ता खुल गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो जी, n मेरा 2 आया है और एम्पिरिकल फार्मूला CH2 आया है, तो तुम्हारा C2H4O2 हो गया। और C2H4O2 जो होता है वो किसका फार्मूला है? देखो जी, मेरे पास 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, तो 3 हाइड्रोजन तो इस पे एडजस्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को इस पे एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं और एक ऐसे कर देते हैं, इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो एसिटिक एसिड के लिए दिया हुआ था। मिला लो, कार्बन कार्बन 2 गो हो गया, 4 गो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया। अब एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनवा दिए, एक ऑक्सीजन इधर से 2 गो बॉन्ड बना लिया, तो इस तरह से एग्जैक्ट ये आ जाएगा। चलो, कोई दिक्कत है तो मैसेज करो। कैसे आप अप्रोच करिएगा? तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ए हाइड्रोकार्बन
A hydrocarbon contains 85.7% of carbon. Find the molecular formula of hydrocarbon. Find the molecular formula of hydrocarbon. ठीक है. If its vapor density is 42. देखो मैंने वेपर डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, तो मैं थोड़ा सा वेपर डेंसिटी के बारे में बता दूं कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2 होता है. मोलर मास बाई 2 होता है, या फिर मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है. ये आपको जाना चाहिए. इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन के लिए आप ये जान लो कि अगर वेपर डेंसिटी दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो तुमको मोलर मास मिल जाएगा. तो 2 इंटू 42 कर लिए तो 84 आ गया. यानी क्वेश्चन ने आपको मोलर मास दे रखा है. अब देखो बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 85.7% कार्बन दिया है और हाइड्रोकार्बन है. तो देखो क्वेश्चन में कुछ छिपा हुआ मैसेज है. हाइड्रोकार्बन बोल के उसने ये बोल दिया कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, और कार्बन का परसेंटेज दे दिया है, लेकिन हाइड्रोजन का परसेंटेज क्वेश्चन में छुपा हुआ है. कैसे निकालिएगा? हाइड्रोकार्बन में तो 2 ही लोग होते हैं, एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है. कार्बन पता है तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के तो 100 ना होगा जी. तो 85.7% को आपको माइनस कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 14.3%. देखो ये बात क्वेश्चन में छुपा हुआ था, क्योंकि 85.7% कार्बन था, तो हाइड्रोजन इतना होगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ 2 लोग रहते हैं. चलो तो अब तुम्हारे पास 2 लोगों की कहानी है. कार्बन 85.7% है और हाइड्रोजन 14.3% है. तो पहला काम करो कि इसको 12 से डिवाइड करो, इसको 1 से डिवाइड करो. तो 85.7 को अगर 12 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? लगभग 12 7 84, 7.14 आता है, और ये तुम्हारा 14.3 ही आ जाता है. तो फर्स्ट स्टेप में इसके मास से डिवाइड कर दिया हमने. अब इन दोनों में जो छोटा है उससे डिवाइड करो. तो 7.14 ही तो छोटा है, तो 7.14 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा 1 आ जाएगा. तो ये तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे करोगे तो ये लगभग दोगुना है, एकदम दोगुना है, देख लीजिएगा. तो दोगुना आ गया, यानी इम्पिरिकल फार्मूला जो आपका आया वो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन आ गया, CH2 आ गया. ठीक है जी. अब जैसे तुम्हारा इम्पिरिकल फार्मूला मिला, तुम इम्पिरिकल मास निकाल लो. तो इम्पिरिकल मास आपको पता है कैसे निकालते हैं. कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, तो 12 2 14 हो गया. अब बताओ बाबू, मॉलिक्यूलर मास पता है, इम्पिरिकल मास पता है, क्या एन निकलेगा? तो एन इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में इम्पिरिकल मास. तो बस एन का वैल्यू तो आपका निकल चुका. मोलर मास 84, एम्पिरिकल मास 14, तो ये 6 बार में कटेगा. अब आपको पता है कि एम एफ बराबर मोलिकुलर फार्मूला बराबर एन इंटू ई एफ होता है. एन का वैल्यू 6 आ चुका है, ई एफ CH2 आ चुका है. तो आंसर मेरा C6H12 हो गया, C6H12. और ये हेक्सीन होता है, C6H12 को हेक्सीन कहते हैं. बताइए कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए. क्या था उसने? रिपीट. सबसे पहला काम करिएगा, शुरू से बोल दे रहे हैं, देखिए आपको क्वेश्चन समझना है. क्वेश्चन में 85.7% कार्बन दिया है, तो हाइड्रोजन भी है साथ में. तो हाइड्रोजन साथ में है तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए. परसेंटेज आप कैसे निकालिएगा? 100 में से माइनस कर दीजिए. तो आपका परसेंटेज जब दोनों का पता चल गया,
तो आप इसके मास से डिवाइड करो, कार्बन के मास से, और हाइड्रोजन के मास से डिवाइड करो। तो ये डिवाइड करने पे इतना आ रहा है और ये डिवाइड करने पे इतना आ रहा है। अगले स्टेप में हम बोले थे कि इसको दोनों में जो छोटा है उसे डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये डिवाइड करने पे तो 1 आ गया, और ये डिवाइड करने पे लगभग 2 आ गया। तो अब इसका मतलब ये रहा कि C1 रहेगा और हाइड्रोजन 2। तो हमको इम्पिरिकल फार्मूला मिल गया CH2। इम्पिरिकल मास निकाल लिया मैंने 12 2 14। तो इम्पिरिकल मास निकल गया, तो N निकाल लिया मैंने 84/14 कर लिया, क्योंकि यहाँ मोलिकुलर मास मेरे को पता चला था इस फार्मूले से। तो इस फार्मूला से मोलर मास निकल गया मेरा, और इम्पिरिकल मास निकाल ही लिए, तो N निकल गया 6। मोलिकुलर फार्मूला बराबर N इंटू EF। N का वैल्यू 6 है, इम्पिरिकल फार्मूला का वैल्यू CH2 है, तो मल्टीप्लाई करने पे C6H12 आ गया। ये हेक्सेन होता है। पहले स्क्रीनशॉट लो, मीटिंग एंड होने वाला है। मोलर मास 84 क्यों? अरे वेपर डेंसिटी का दुगना होता है, या वही तो फॉर्मूला लिखे हैं, वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास बाई 2 होता है। तो मोलर मास बराबर 2 गुना वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है, तो 42 दूनी 84 नहीं होगा? वेपर डेंसिटी का दुगना होता है। हाँ, वेपर डेंसिटी स्पेशली पढ़ाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप देख करके आराम से बना सकते हो, बहुत बड़ा ट्रबल नहीं है। परसेंटेज दिया रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे कराते हैं, और इस बार उम्मीद करेंगे कि सब लोग से बनना चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। ए हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, और वेपर डेंसिटी वाला याद कर जाइए अभी के लिए, जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। 80% ऑफ कार्बन, 80% कार्बन है। फाइंड मोलिकुलर फार्मूला, फाइंड मोलिकुलर, फाइंड मोलिकुलर फार्मूला। 80% कार्बन दिया है, और मोलिकुलर फार्मूला पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 15। सेम टू सेम पिछला ही वाला क्वेश्चन है, और उम्मीद करेंगे कि इस बार बनेगा। इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 15। ठीक है, तो ऑप्शन दे रहे हैं हम। इस बार ऑप्शन भी है CH3, बी है C2H4, सी है C2H6, और डी है C3H4। आपको इन तीन चारों में बताना है क्या आंसर होगा। है, तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा हाइड्रोकार्बन का, यदि वेपर डेंसिटी 15 है? एक एक स्टेप बढ़िया आगे। पहले वेपर डेंसिटी से आपको क्या मिला सूचना? हाइड्रोकार्बन में 80% कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है? तो आपको पता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर दिया है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू 80%, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको पता चल रहा है कितना है? 20%। बोलो बोलो, और डाउट पूछना हो, ज्यादा दिक्कत वाला डाउट हो तो हाथ उठाइए। देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन 80 और हाइड्रोजन का 20%। पहला बात ये आपको पता चल गया। अब देखो जी, दूसरा काम करो कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो। कैसे निकालोगे? तो कार्बन का 80% पता है, 12 से डिवाइड करो। हाइड्रोजन का 20% पता है, 1 से डिवाइड करो। तो ये कैंसिल करके 20/3 आएगा, और ये तो 20 ही रह गया। तो सिंपल सा है कि ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो छोटे वाले से डिवाइड करना है। तो 20/3 को 20/3 से डिवाइड करेंगे, छोटे वाले से डिवाइड करना था। तो ये तो कैंसिल करके 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 20 को फिर हमें 20/3 से डिवाइड करना है। तो बोलो, ये मेन बटा है, मेन फ्रैक्शन है, तो 20 से 20 तो कट जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, यानी 3 हो गया।
तो चलो जी, इसका मतलब कि 1:3 आ रहा है रेशियो, तो CH3 ये इंपेरिकल फार्मूला हो गया, इंपेरिकल फार्मूला हो गया। और इंपेरिकल मास कितना होगा? इंपेरिकल मास इज इक्वल टू 12 + 3 मतलब 15। अब देखो जी, वेपर डेंसिटी दिया है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 15, तो मोलर मास तुमको पता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 गुना 15 मतलब 30 हो गया। चलिए, तो 30 आ गया इसका मोलर मास, और इंपेरिकल मास 15 है, तो n निकल जाएगा। n इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास। तो 30/15 मतलब 2 हो गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, फार्मूला आप लोग को MF बराबर N इंटू EF होता है, और N का वैल्यू 2 है, EF का वैल्यू CH3 है, तो C2H6 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर C आ गया। कितने लोग का C आया था? चलो, बहुत लोग का C आया है, बहुत लोग का, सबका C आया है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का C3H4 C2H4 आया है। ध्यान से बनाओ बाबू, हाँ बढ़ाइए मत, एकदम आराम से बनाइए। चलिए, तो अब हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा स्थिति चल रही है आपकी। एक और क्वेश्चन देते हैं, तब आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले। चलिए, तो एक क्वेश्चन और है। A and B form a compound. A and B form a compound. Percentage of A and B, percentage of A and B is 50 each. Is 50 each, माने दोनों का 50% है। Find simplest formula of the compound. Find simplest formula of the compound. Simplest formula of the compound. If atomic weight of A is 20, if atomic weight of A is 20 and B is 40. चलो, ये क्वेश्चन बना लो जरा, एकदम इत्मीनान से एक एक स्टेप को सोचते हुए चलिए, क्वेश्चन को देखते हुए चलिए। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ ए दिया हुआ है, वो 50% दिया है। परसेंटेज ऑफ बी दिया है, वो भी 50 दिया है। दोनों का मास दिया है, तो मास से डिवाइड कर दो, एक को 20 से, एक को 40 से। तो ये वाला तुम्हारा 2.5 हो गया, और ये तुम्हारा 1.25 हो गया। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन बन गया। अब दोनों को डिवाइड करना है, तो 2.50 भी ले सकते हो। तो अब इस छोटा वाला से डिवाइड कर दो, तो इसको करोगे तो ये 2 बार में कैंसिल हो गया, इसको करोगे तो ये 1 बार में कैंसिल होगा, यानी ए 2 बार और बी 1 बार। तो इंपेरिकल फार्मूला मेरा आ चुका है। इंपेरिकल फार्मूला बराबर A to B, ए 2 बार और बी 1 बार। तो A to B इज द इंपेरिकल फार्मूला। तो हो ही गया, यही तो पूछा था, यही पूछा था केवल, और कुछ पूछा ही नहीं था। कितने लोग आ गया था, जरा लिख दीजिए यस यस। लोग का आया था। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट पहला पेज का है, ये दूसरे पेज का है। चलिए, इसी पे एकदम, अब की बार जो नहीं बना पाए थे वो बना दीजिए। X 40% दिया है एंड Y 60% दिया है, ठीक है।
एटॉमिक वेट ऑफ एक्स दिया है 30, एक्स बराबर 30, एटॉमिक वेट ऑफ वाई बराबर 20। तो कंपाउंड बताना है। इस बार तो एकदम आंसर फटाक से आना चाहिए 2 मिनट में। अच्छा डीपीपी में दे दूंगा, रुक जाओ, डीपीपी में तैयार कर लेता हूँ। चलिए इस बार बनाइए खटाक से। बोलो 40 दिया है, एटॉमिक वेट दिया है भाई, क्या दिक्कत है? 40/30 करो ना फटाक से। वाई का 60/20 करिए। ये 3 बार में हो गया, ये 4/3 हो गया। अब दोनों में छोटा तो 4/3 ही ना है, तो डिवाइड करो नेक्स्ट स्टेप में। 4/3/4/3, तो सीधा सीधी समझ में आ रहा है, कट के 1 हो जाएगा। तो कट के 1 हो गया। और यहाँ पे 3 को डिवाइड करना होगा 4/3 से। तो 4/3 मतलब 3 तो ऊपर जाएगा, तो 3 को डिवाइड करना होगा 4/3, चला गया ऊपर तो 9/4 हो गया। 9/4 हो गया, ठीक है ना? तो चलिए जी, अब कोई टेंशन नहीं है, एक्स 1 है और वाई 9/4 है। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे आएगा? तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए करना होगा हमको, ये फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। और फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? तो आपको करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई दोनों में। तो दोनों में कोई काम करते हो तो कोई झमेला नहीं है। तो इसका आंसर हो गया x4y9। हमने नीचे का 4 को हटा दिया, कैसे हटाया? 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो दोनों को 4 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका x4 और y9 आ गया, ठीक है? तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी से। x4y9, बस आपको 4 नीचे वाला हटा देना है, ठीक है? चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको भी आप बना लीजिएगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन है, इंपिरिकल फार्मूला बताना है, फाइंड इंपिरिकल फार्मूला, फाइंड इंपिरिकल फार्मूला ऑफ 4 ग्राम कैल्शियम, 4 ग्राम कैल्शियम 6.022 इंटू 10 के पावर 22 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन एंड 4.8 ग्राम ऑक्सीजन। ये इतना दिया हुआ है आपको और इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो चलिए बताइए। सबसे पहली बात कि ये जो जो दिया है, अब देखो दो लोगों का झमेला नहीं है, दो लोग का तो मास ही दिया है, दो लोग का मास ही दिया हुआ है, लेकिन एक का नंबर दिया हुआ है। तो देखो जी, हमारे पास है 4 ग्राम कैल्शियम, 6.022 इंटू 10 के पावर 22 एटम कार्बन और 4.8 ग्राम ऑक्सीजन, यही ना दिया है? ये तीनों में यही चीज दिया हुआ है। सबसे पहले तो इनका मोल निकाल लेते हैं। तो मोल निकालेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास, कैल्शियम का 40 होता है, तो ये 1/10 आ जाएगा। यहाँ पे 6.022 इंटू 10 के पावर 22, अगर नंबर दिया जाता है तो नंबर से ही डिवाइड करते हैं। 10 के पावर 23, तो ये दोनों तो कट गया, ये वाला भी कट गया, 1/10 इसका भी बच गया। और 4.8 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 48/160 हो जाएगा। तो इसको कटाइएगा तो 16×3 = 48 और 16×10 = 160, 3/10 हो गया। तो अब देखिए जी, कैल्शियम
कार्बन ऑक्सीजन 1/10, 1/10, 3/10। तो करते हैं, कैसे लाएंगे सिंपलेस्ट रेशियो? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 से अगर किया तुमने तो 10 10 तो कैंसिल हो जाएगा, और एक बच गया कैल्शियम, एक कार्बन, ऑक्सीजन 3, CaCO3 इज द राइट आंसर। ये हो गया तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये मोल निकालने का तरीका याद होगा, पीछे का वीडियो देखिए, नहीं आता है तो गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, और मोल निकाल के सिंपलेस्ट रेशियो ले लिए। तो सिंपलेस्ट रेशियो जो आता है वही एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। तो अगर परसेंटेज नहीं दिया हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अगर मास दिया हो तो डायरेक्ट भी आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हो। ये तरह का क्वेश्चन भी बनता है। किसी को डाउट है तो मैसेज कीजिए। हाँ, नेम कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। और देखो सिंपलेस्ट रेशियो में भी है। कोई डाउट है जी? अगर मन में डाउट ना हो तो हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे। चलिए, कोई डाउट है किसी के मन में तो बताओ, नहीं तो मीटिंग समाप्त कर रहे हैं। जिसका क्लास छूटा हो वीडियो देख लो, सारा वीडियो यूट्यूब पे है, सारा यूट्यूब पे ऑनलाइन से वीडियो है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो मेरे को फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, हम टोटल वीडियो आपको भेज देंगे। और सारा कंप्लीट करके और आप एकदम लाइन पे आ सकते हो। और एक बात जान लो कि अगर सिस्टमेटिक ढंग से रेगुलर पढ़ते रहे ना, आरा में तो कोई औकात नहीं है जो तुम्हारे लेवल का हो जाएगा, इतना समझ लो। इसलिए मतलब पढ़ाई से बचने की कोशिश मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए जम के और मेहनत कीजिए। क्योंकि बाबू 10th क्लास नहीं है, ये 11th है। 10th और 11th में बहुत बड़ा अंतर है। 10th नदी है ना, तो 11th समुंदर है। अब वही आप लॉलीपॉप वाला पढ़ाई चाहते हो कि 10th में जो पढ़ते थे वैसा ही पढ़े, तो फिर कहानी गोल हो जाएगा। इसलिए काफ़ी मेहनत करने की कोशिश कीजिए और एकदम ब्रांड बनने की कोशिश कीजिए। और एक बात मान के चलिए, पढ़ लीजिएगा ढंग से मेरे यहाँ ना, तो कोई भी कहीं से भी आएगा तो आप उससे दबिएगा नहीं। अगर मेहनत करने की क्षमता है तब आपको हर जगह का पढ़ाई यहीं पे मिल जाएगा, कहीं भी आपको कुछ नहीं करने जाना है। इसलिए निश्चिंत होकर के एकदम पढ़ाई कीजिए। और जितना क्लास में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करा दे रहे हैं, आप नहीं समझ में आता रिवीजन कीजिए दोबारा। वीडियो यूट्यूब पे इसीलिए रोज डाल दे रहे हैं हम कि आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद भी नहीं आता है, फ़ोन कीजिए, हमको फ़ोन करके पूछिए, आपका एक एक डाउट दूर करेंगे हम। लेकिन हाँ, इसके बाद आप में और आपके फ्रेंड्स में आसमान जमीन का फर्क हो जाएगा, जान लीजिए। जो लोग अभी ऐसे ही दिन काट रहे हैं उनको दिन काटने दीजिए और आप बहुत अलग हो जाइएगा। ये मेरा गारंटी है। 1 महीना खाली मेहनत करिए मेरे साथ, उसके बाद उन लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा, एवरेज स्टूडेंट लगने लगेंगे। इसलिए एकदम मन लगा के पढ़िए। और जो चैप्टर नहीं मिल रहा टॉपिक, उसका वीडियो मांग लीजिए, हम वीडियो भेज देंगे। रेगुलर नोट्स बना लीजिए देख करके वीडियो सारा, और तब देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। डीपीपी भी मैं भेजूंगा, इस पे क्वेश्चंस और भी करा दूंगा। आप डीपीपी भेज देंगे, बनाते रहिए। चलिए, नोट्स जो डेली करता है एक बार भेज देना, तो सब ग्रुप में हम डाल देंगे ताकि सब लोग के पास नोट्स मिल जाए कम से कम। जो बच्चा पूरा फेयर कर लिया है जरा भेज देना आज मेरे ग्रुप में, मेरे पास, हम सारे ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग आराम से सारा फेयर कर लीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा, तो समझाएंगे भी है पूरा, तो समझ में भी पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो मीटिंग समाप्त करता हूँ।